नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWP हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर की परी। अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में जलवायु परिवर्तन से वहां के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पिछले 3 दशकों से बाढ़ और सूखे की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे लोग भूखे मर रहे हैं। और शायद यही कारण से तालिबान ने संभवतः जलवायु परिवर्तन को जाने बिना उनके दर्द का फायदा उठाया है। जलवायु परिवर्तन से ग्रामीण अफगानिस्तान पूर्ण रूप से हिल गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पर्यावरण के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार कृषि 60% से अधिक अफगानों के लिए आय का स्रोत रहे। देश में 80% से अधिक संघर्ष प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं। संरक्षण एजेंसी जर्मन वाच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार 2019 में अफगानिस्तान दुनिया में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर था। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 20 सालों में कृषि अफगानिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का 20 से 40% रहा है। बता दें कि देश अपने अनार, पाइन नट्स, किशमिश और बहुत कुछ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने खेती को और अधिक कठिन बना दिया है। चाहे सूखे से हो या बाढ़ से प्रभावित मिट्टी से, इस क्षेत्र के किसान उत्पादक फसलों और पशुधन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। जब वे लाभकारी रूप से खेती नहीं कर सकते तो उन्हें जीवित रहने के लिए धन उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब अफगान कर्जदारों को भुगतान नहीं कर सकते तो तालिबान अक्सर सरकार की नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाते हैं। समर्थकों की भर्ती के लिए तालिबान ने कृषि तनाव और सरकार में अविश्वास का फायदा उठाया है। आलम ने कहा कि समूह के पास सेनानियों को प्रति दिन $5 से $10 से अधिक भुगतान करने का साधन है, जो कि वे खेती कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज होने के बाद से महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब तालिबान के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि अफगानिस्तान में कामकाजी महिलाओं को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था होने तक घर पर ही रहना चाहिए। वहीं प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तालिबान, जिसने 2001 से पहले अफगानिस्तान को चलाने के दौरान इस्लामी कानूनों का एक सख्त संस्करण लागू किया था, उसने 9 दिन पहले ही देश का पूर्ण नियंत्रण वापस ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान द्वारा दुर्व्यवहार की विश्वसनीय रिपोर्टों पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से महिलाओं पर प्रतिबंध पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचलेट ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं के अधिकार एक मौलिक लाल रेखा है। मंगलवार को काबुल में अपने संवाददाता सम्मेलन में तालिबान के प्रवक्ता ने राजधानी काबुल से अमेरिकी नेतृत्व वाली निकासी को भी संबोधित किया। साथ ही महिलाओं के अधिकारों पर चिंता व्यक्त करते हुए बाचलेट ने यह भी कहा कि उन्हें तालिबान द्वारा बाल सैनिकों की भर्ती और सारांश निष्पादन की रिपोर्ट मिली थी। वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की आपात बैठक में बोल रही थी। बाद में परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों ने जो आह्वान किया था वह प्रस्ताव कम पड़ गया। विशेष रूप से इसने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष अन्वेषक के नियुक्ति के सिफारिश की थी। सत्ता में लौटने के बाद से उग्रवादियों ने एक अधिक संयमित छवि महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकारों, कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा करने की कोशिश की है। अमेरिकी कांग्रेस के सलाहकार निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी शासन द्वारा 2019 में फेंटेनाइल और इसके एनालॉग्स पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल और फेंटेनाइल से संबंधित पदार्थों की तस्करी का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। वहीं 24 अगस्त की यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी तस्करों ने इन नियमों को दरकिनार करने के लिए परिष्कृत तरीके खोजे हैं। इसने अपने व्यवसाय को तैयार फेंटेनाइल के निर्माण से मैक्सिकन कंट्रोल को निर्यात करने के लिए स्थानांतरित करना शामिल है, जो तब सीमा पार दवा का उत्पादन और यातायात करते हैं। इसके अलावा इन चोरी के प्रयासों को चीनी शासन के अपने रासायनिक उद्योग के कमजोर पर्यवेक्षण और विनियमन द्वारा समक्ष किया गया है। यूएसईसी ने यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों से बचने के लिए चीनी तस्करों ने मुख्य रूप से मैक्सिको में रासायनिक उग्रदूतों के उत्पादन और शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब यह भी है कि चीनी तस्करों ने मैक्सिकन कार्टेल के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है, विशेष रूप से देश के 2 सबसे शक्तिशाली अपराध सिंडिकेट सिनालोआ कार्टेल और
जलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के साथ। ये कार्टेल मैक्सिकन शहरों में गोली मीलों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो चीन सोर्स के किए गए उग्र दूतों से तैयार फेंटालाइन का निर्माण करते हैं, वे फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में दवा की तस्करी करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्सिकन कार्टेल और उन्नत मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं की बढ़ती भागीदारी ने समस्या को बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिकी और चीनी अधिकारियों ने कुछ अवैध फेंटालाइन नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक साथ काम किया है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग जमीनी पर सीमित है। वहीं कांग्रेस निकाय ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन एंटी ड्रग सहयोग में विशेष रूप से प्रवर्तन और आपराधिक मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण अंतर है। यूएससीसी के अनुसार चीनी नियामक संभावित साइटों पर पहुंचने के अनुरोध में देरी करना जारी रखते हैं। यहाँ पूर्ववर्ती बनाए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि देरी में कई दिन लग जाते हैं। किसी भी अवैध ऑपरेशन को परिसर को खाली करना या साफ करने की इजाजत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गण मामले की जांच के दौरान सहायता के लिए कई अनौपचारिक अनुरोध के बावजूद बीएई को अपने चीनी समकक्ष से कोई समर्थन नहीं मिला। इसके सेनावृत्ति डीएई एजेंट जेफरी हिगिंग का भी हवाला दिया, जिन्होंने 2018 में यूएससीसी को बताया कि उन्हें लगा कि चीन केवल अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कोई सुधार नहीं कर रहा है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।